Hi student, welcome back. In the last class we discussed about the adaptation of xerophytic plants in their xerophytic conditions. तो किस तरह से वो मॉडिफाई हो जाते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं xerophytic कंडीशन को. नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए हैलोफाइट्स. ओके, हैलोफाइट्स थर्ड नंबर में आता है. हैलोफाइट्स. Let us see about the halophytic plant. As I told you earlier, these plants are found in the saline habitats. जहाँ पर ज़्यादा salty areas पाए जाते हैं वहाँ पर ये present होते हैं. And their habitat is like saline soils, mangroves, coastal dunes, tidal areas, marshes. यहाँ पर ये पाए जाते हैं, यानी salty condition में ये survive करते हैं. और इनमें क्या क्या एडाप्टेशन पाए जाते हैं उसको भी हम वन बाय वन लिख लेते हैं. पहले लिख लीजिए हैलोफाइट्स के बारे में. ये कहाँ पर पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन द सेलाइन एरियाज या सेलाइन हैबिटेट्स. Saline habitats like saline soil, like mangroves, ठीक है, like tidal masses. ऐसे एरिया में ये सर्वाइव करते हैं, ये पाए जाते हैं. नाउ लुक एट द एडाप्टेशंस विच आर फाउंड इन हैलोफाइट्स. हेडिंग डाल दीजिए एडेप्टेशन इन हैलोफाइट्स. ओके, एक्चुअली द ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ क्वाइट हाई. यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा पाया जाता है, करीब करीब 40 बार्स. तो फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ वेरी हाई. फर्स्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ वेरी हाई. इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40 बार्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव सक्युलेंस इन बोथ लीव्स एंड स्टेम्स. यहाँ दोनों ही कंडीशन में, लीफ के भी केस में और स्टेम के केस में भी सक्युलेंट पाए जाते हैं. फॉर द स्टोरेज ऑफ वाटर एंड म्यूसिलेज. Succulent are found in both stem and leaves. Why? क्यों पाए जाते हैं? To store, for the storage of water and mucilage. For the storage of water and mucilage. ठीक है,
इन दोनों को स्टोर करने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए यहाँ पर सैकुलेंट कंडीशन दोनों ही जगह पर दिखाई पड़ती है। सैकुलेंस आर फाउंड इन बोथ, सैकुलेंस are found in both the stem and leaves for the storage of water and mucilage. ठीक है, next point, many halophytes secretes limes or salt by the chalk or salt glands. यहाँ पर chalk और salt glands पाए जाते हैं जो समय समय पर जो बॉडी के अंदर accumulated limes है या फिर salt है उसको बाहर रिलीज करते रहते हैं। तो लिख लीजिए थर्ड पॉइंट, they have lime or salt gland. Gland by which they secrete lime and salts और salt चलेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एट्रीप्लेक्स। ये प्लांट है, जिसमें एक ग्लैंड अवेलेबल होता है, पाया जाता है। नाउ द स्टोमेटा, in such halophytes the stomata of leaves are scotoactive. जो स्टोमेटा पाए जाते हैं वो स्कोटोएक्टिव होते हैं। The stomata of leaf of halophytes are scotoactive. Okay, they are scotoactive. That means they are open in the night but closed in the day. Okay, next, so this is all about the adaptation in the plants. Now put the heading animal adaptation. अभी तक हम सभी ने प्लांट एडाप्टेशन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए एनिमल एडाप्टेशन। ओके, सो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ एडाप्टेशन आर फाउंड इन एनिमल्स। एनिमल adaptation. Okay, चलिए देखते हैं एनिमल एडाप्टेशन के बारे में। द एनिमल possess several adaptation. फर्स्ट, माइग्रेशन। माइग्रेशन में आपने देखा कि 2 वे मूवमेंट पाया जाता है एनिमल्स में, फॉर द पर्पज़ ऑफ फूड, क्लाइमेट, ब्रीडिंग एंड अदर रीजंस। ठीक है, अगर माइग्रेशन को कंसीडर किया जाए तो यहाँ पर 3 टाइप्स के माइग्रेशन पाए जाते हैं। 1 बाय 1 लिखते हैं, पहले हेडिंग डाल देते हैं माइग्रेशन। फर्स्ट एडाप्टेशन इज migration. Migration is of 3 types. Okay, first migration is known as daily. यानी जो रेगुलर मूवमेंट होता है। माइग्रेशन को एक बार फिर समझ लीजिए, इट इज़ अ 2 वे मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर द फूड, क्लाइमेट, ब्रीडिंग एंड अदर रीजंस। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आता है डेली। जो डेली मूवमेंट होता है उसका एग्जाम्पल है स्पैरो।
पैरोबर्ड्स वो डेली माइग्रेट करके जाती है फूड और दूसरी चीज़ों के लिए, फिर वापस अपने नेस्ट में आ जाती है। दूसरा आता है सीजनल। सीजनल माइग्रेशन में क्या होता है कि जब क्लाइमेटिक चेंजेस होता है तो उस कंडीशन में जो बर्ड्स हैं वो काफ़ी दूर की यात्राएं करती हैं, ठीक है, और जहाँ भी सुटेबल इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाते हैं, देन आफ्टर दे कम बैक। और इन द केस ऑफ फर्न्स एंड अदर प्लांट्स इट आल्सो फाउंड। तो इसके एग्जांपल है कौन कौन से? आर्कटिक फर्न एंड गोल्डन प्लोवर। गोल्डन प्लोवर, tick fern. Okay. Now look at the third, that is known as periodic. The periodic migration is found in the locust. ठीक है, इसके एग्जाम्पल है locust. Okay, so this is one type of adaptation. Next is camouflage. Camouflage means the cryptic appearance, यानी अपने आप को हाइड कर लेना या किसी चीज़ में कन्वर्ट कर देना. दैट इज़ वाई नोबडी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इट. ठीक है, अपने आप को हाइड करने का एक एबिलिटी है, एक टेक्निक है, राइट. तो कैमोफ्लेज इज़ फाउंड इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रेइंग मैंटिस, स्टिक इंसेक्ट, ये स्टिक जैसे दिखाई देते हैं, लीफ इंसेक्ट, वो लीफ जैसे दिखाई देते हैं. और मैंने ऐसे बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया हुआ है, बिकॉज कैमोफ्लेज इज़ अ काइंड ऑफ टेक्निक बाय विच दे कैन हाइड फ्रॉम द प्रीडेटर्स. ओके, हेडिंग डाल दीजिए. नेक्स्ट, माइग्रेशन के बाद कैमोफ्लेज. कैमोफ्लेज को क्रिप्टिक अपीयरेंस कहते हैं. क्रिप्टिक अपीयरेंस. ओके, नेक्स्ट, it is the ability of animals to blend with the background. एक पॉइंट लिख लीजिए कैमोफ्लेज में. it is the ability of organism to blend with the बैकग्राउंड. वो अपने आप को बैकग्राउंड के हिसाब से चेंज कर लेते और इसे आसानी से छिपे रह जाते, कोई इनको नोटिस नहीं कर पाता. सो इट अलाउ द एनिमल्स टू रिमेन अननोटिस्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस फॉर प्रोटेक्शन और एग्रेशन. इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए. प्रेइंग मैंटिस. एग्जाम्पल, प्रेइंग मैंटिस. नेक्स्ट, प्रेइंग मैंटिस के बाद दूसरा एग्जाम्पल काफ़ी पॉपुलर है, स्टिक इंसेक्ट. ये स्टिक जैसे दिखाई देते हैं, स्टिक इंसेक्ट. थर्ड एग्जाम्पल, लीफ इंसेक्ट. ये लीफ जैसे दिखाई देते हैं. सो दीज आर सर्टेन मॉडिफिकेशन या कैमोफ्लेज एक्टिविटी विच इज फाउंड इन द एनिमल्स. नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए,
मिमिक हेडिंग डाल दीजिए मिमिक्री। मिमिक्री इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एडाप्टेशन। मिमिक करना यानी किसी को कॉपी करना। MIMICRY मिमिक्री। आपने देखा होगा कि बहुत सारे आर्टिस्ट किसी दूसरे आर्टिस्ट की आवाज़ निकाल देते हैं, मिमिक्री। सो इट इज रिजेम्बलेंस ऑफ वन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स विथ अदर स्पीसीज, यानी अलग अलग स्पीसीज होने के बावजूद भी वो ऐसा मिमिक करें कि वो सेम स्पीसीज के हों, इसी को हम मिमिक्री कहते हैं। The species that is limited is called model, whereas the animals that imitates is called mimic। यानी जिसको इमिटेट किया जाता है उसे मॉडल कहते हैं, और जो इमिटेट करता है उसी को हम मिमिक कहते हैं या मिमिक्टिक कहते हैं, राइट। सो मिमिक्री में एक पॉइंट लिख लीजिए, द स्पीसीज दैट इज इमिटेटेड इज कॉल्ड मॉडल। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, मॉडल किसे कहते हैं? मॉडल जिसकी मिमिक्री की जाए, ठीक है। तो लिख लीजिए द स्पीसीज दैट इज इमिटेटेड ओके, उसको हम मॉडल कहते हैं। और दूसरा टर्म्स है मिमिक। और मिमिटिक। इसमें लिख लीजिए द एनिमल दैट इमिटेट्स that imitates, जो कॉपी करता है उसी को हम मिमिक या मिमिक्टिक कहते हैं, ठीक है। तो मिमिक्री अगर देखा जाए तो दो तरीके की होती हैं, एक बेस्टियन मिमिक्री, दूसरा मुलेरियन मिमिक्री। तो मिमिक्री कैन बी डिवाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज बेस्टियन। और दूसरा होता है मुलेरियन, ओके। What is Batesian mimicry and what is Mullerian mimicry? ओके, ये दो तरीके की मिमिक्री देखने को मिलती है। So this is all about the mimicry. नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए एडॉप्टेशन अगेंस्ट द एक्सेसिव कोल्ड। एक्सेसिव कोल्ड के अगेंस्ट एडॉप्टेशन। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट, द कोल्ड hardiness is gained by the developing extra solute in the body fluids and special ice nucleating protein in the extracellular spaces। तो कोल्ड से बचने के लिए बॉडी में एक्स्ट्रा सेल्यूट का फॉर्मेशन या बॉडी फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है एंड स्पेशल आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन इन द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेसेस। लिख लीजिए क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं। फर्स्ट
द कोल्ड हार्डनेस इज गेन्ड बाय, इसमें लिख लीजिए, द कोल्ड हार्डनेस, यानी एक्सेसिव कोल्ड से बचने के लिए जो एक्स्ट्रा फीचर आते हैं, इज गेन्ड बाय the development of developing of extra cellular या extra solute or extra body fluids. ठीक है, एंड स्पेशल आई न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो, आइस न्यूक्लिएटिंग protein is also developed in the extracellular space. In the extracellular space. So in this way they can adopt in the excessive, extreme cold condition. Okay, glycerol and antifreeze proteins prevent the freezing by lowering the freezing point of the body fluid. लिख लीजिए, glycerine and antifreeze proteins prevent by the lowering the freezing point. Lowering the freezing point. ठीक है, ये क्या कहते हैं, जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको लोअर कर देते हैं, कम कर देते हैं. सो ग्लिसरीन एंड एंटी फ्रीज प्रोटीन्स लोअरिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बॉडी फ्लूइड. ओके, फॉर एग्जाम्पल आइस फिश या फिर एंटार्कटिक फिश, आइस फिश, एंटार्कटिक फिश. नेक्स्ट, they remains active even in the extreme cold sea water due to this hardness. ये हार्डनेस जो कंडीशन पाई जाती है एंटी फ्रीज प्रोटीन की वजह से, ये एक्सट्रीम कोल्ड में भी एक्टिव पाए जाते हैं. ठीक है, सो उसके आगे लिख लीजिए, दे आर एक्टिव इन extreme cold due to the presence of due to the presence of cold hardiness. ओके, ये कोल्ड हार्डीनेस क्या करते हैं, ये फ्रीजिंग पॉइंट को डाउन कर देते हैं और इसकी वजह से ये आसानी से एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं.